हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन केमिकल्स की और इंडिगो एयरलाइंस के Q2 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में। इन दोनों ही कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस मैं इस चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देख ली हैं तो पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदो तो अपनी पूरी रिसर्च करो उसको खरीदने से पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात इंडिगो एयरलाइंस की कर लेते हैं। Q2 रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं। Q2 में इंडिगो ने 1000 करोड़ का नुकसान बताया। उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं लगभग 14% से ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रॉफिट में 1000 करोड़ का नुकसान क्यों है? रीजन इज कि इंडिगो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई इस बार। सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में इंडिगो में चल रही है, मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो में बताया था, वो है ग्राउंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स। 75 के आसपास इंडिगो के एयरक्राफ्ट आज के दिन पे जमीन पर है, यानी वो उड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? क्योंकि जो इंडिगो का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है प्रैट एंड विटनी, उनके एयरक्राफ्ट इंजन में कोई नई समस्या आ रही है जिसको पाउडर मेटल डिफेक्ट बोलते हैं। अब उस समस्या की वजह से जितने भी इन्होंने नए जो एयरबस प्लेन्स ऑर्डर किए थे वो सभी ग्राउंडेड है। अब 20% ऑफ योर फ्लीट इज ऑन ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कस्टमर्स को जो सर्विस देना चाहिए आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन में इंडिगो को, जो उनकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। अब आप पूछेंगे कॉस्ट कैसे बढ़ रही है? तो देखिए, इंडिगो ने अपने कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए बहुत सारे पुराने प्लेन्स शॉर्ट टर्म डैम्प लीज पर ले रखे हैं। अब जब आप बहुत सारे पुराने प्लेन लीज पर उठाते हो ना, तो उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो पुराने प्लेन्स हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी कम है। जो उन्होंने प्लेन, जो इनके ग्राउंडेड प्लेन्स थे वो नए प्लेन्स थे जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई। उसके बाद आपको लीज पे करनी पड़ रही है, जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है। हालांकि प्रैट और विटनी इनको कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनसेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना इनको नुकसान हो रहा है उसके मुकाबले में। उसके बाद इंडिगो ने बहुत सारे अपने पुराने प्लेन्स जो आउट ऑफ सर्विस हो जाने चाहिए थे उनको भी यूज़ किया है पिछले कुछ पीरियड में। इन प्लेन्स की भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनकी सर्विसिंग भी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी महंगी होती है। तो इन सब की वजह से इंडिगो को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाउएवर, अ पॉजिटिव थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये ग्राउंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है ना, ये ऑलरेडी पीक कर चुका है। यानी 75 के आसपास जो प्लेन्स हैं अब वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड हो रहे थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ये कहती है कि अगले कुछ पीरियड में ये अब लगातार घटने लग जाएंगे। उन्होंने गाइडेंस दी है कि इस कैलेंडर ईयर में ये फिगर 60 के आसपास आ जाएगी और अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हो सकता है कि वो 40 के आसपास चली जाए। इन केस अगर ऐसा होता है तो इंडिगो को जो कॉस्ट बेनिफिट न्यू एयरप्लेन्स की न्यू एफिशिएंसी से होने वाला था वो होने लग जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या जो इंडिगो को फेस करनी पड़ रही है वो है उनका फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट लगातार बढ़ी जा रही है। अब आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे कि ETF तो लगातार गिर रहा है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है? तो उसका रीज़न ये है कि कई सारे स्टेट्स ने वैट बढ़ा दिया है ATF के ऊपर। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ चार्जेस बढ़ा दिए हैं, उससे फ्यूल के रेट बढ़ गए। उसके बाद बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ के एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए आज के दिन में। उसकी वजह से एयरप्लेन्स को लैंड करने में दिक्कत आ रही है, उनको लैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा कंजेशन की वजह से, लैंडिंग की परमिशन ना मिलने की वजह से, तो उसका फ्यूल तो ज़्यादा जलेगा ही जलेगा, है ना? तो इन सारी समस्याओं की वजह से भी जो फ्यूल कॉस्ट है वो इंडिगो की इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा सीजनल इम्पैक्ट है। अगर आप इंडिगो या किसी भी एयरलाइन को देखेंगे तो Q2 यूजुअली सीजनली बहुत वीक क्वार्टर होता है। अगर आप स्क्रीनर पर जाकर पास रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि Q2 इंडिगो का ट्रेडिशनली ही वीक रहा है, और इस साल तो इतना वीक रहा है कि पूछो मत, 1000 करोड़ का नुकसान। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन महसूस कर रही है कंपनी। डोमेस्टिक मार्केट में यील्ड्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यील्ड्स बहुत अच्छी नहीं है। यील्ड्स अच्छी नहीं है इसका मतलब क्या है कि प्राइसिंग पावर नहीं है, वहाँ पर उतने ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं कंपनी को जब टिकट सेल कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट का शेयर आज के दिन में 28% के आसपास है, वो इंक्रीज होकर 30% के आसपास हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ने बताया है कि डोमेस्टिक मार्केट इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन इंटरनेशनल मार्केट राइट नाउ। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने बताया कि सिस्टम आउटेजेस हुए हैं, IT सिस्टम के अंदर कोई इश्यूज रहे हैं। उसके बाद एयरपोर्ट ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी बहुत सारे लाइन आइटम्स पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिगो की कॉस्ट लगातार सफ़र कर रही है। देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री ना ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि
वो कैरियर्स के हाथ में है ही नहीं, इंडिगो के हाथ में है ही नहीं। फ्यूल प्राइस इंडिगो के हाथ में नहीं था, ग्राउंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स वो अगेन इंडिगो के हाथ में नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं बिजनेस के अंदर जो उनके हाथ में नहीं होती। एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसी ही है। वॉरेन बफे इसीलिए हमेशा एयरलाइन इंडस्ट्री से दूर रहते थे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो उसका आंसर है कि मैं इस स्टॉक में अभी भी बना हुआ हूँ। यार उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर आप किसी भी बिजनेस को बहुत लंबे समय तक पढ़ोगे ना तो समझोगे कि हर एक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से अच्छा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स होते हैं जब बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिगो की डायरेक्शन है वो बड़ी पॉजिटिव है, उसको लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। इसलिए मैं स्टॉक में अभी भी बना हुआ हूँ, मैंने स्टॉक में कोई बिकवाली नहीं की है। आई थिंक फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं इंडिगो में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक हमें कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा के जरूर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज स्टिल द मोस्ट एफिशिएंट एयरलाइन वर्किंग इन द कंट्री। मार्केट शेयर इंडिगो का अभी भी बहुत हेल्दी है। अभी इंडिगो ने अपना बिजनेस एयरलाइन लॉन्च कर दिया है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनके पास शायद 40 प्लेन्स हो जाएंगे जिसमें वो बिजनेस ट्रैवल ऑफर करेंगे ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट मेट्रोज के लिए। मैं उस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक तरीका है प्रीमियमाइजेशन का, जिससे इंडिगो के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। इसके अलावा जो हमने फंडामेंटल वीडियो में डिस्कस किया था, इंटरनेशनलाइजेशन, यानी इंडिगो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस इंटरनेशनल ट्रिप से लेके आना चाहता है, वो प्ले आउट हो रहा है। पहले 20-22% के आसपास था, आज के दिन में 28% के आसपास है और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर शायद 30% उनका रेवेन्यू इंटरनेशनल फ्लाइट से आने लग जाएगा। उस चीज़ को लेकर भी मैं बुलिश हूँ क्योंकि उसकी वजह से इनके मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे। फिर उसके बाद इनके नए प्लान्स हैं जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम का। उसके बाद इन्होंने नई ऐप लॉन्च की है जिसके थ्रू ये होटल बुकिंग्स भी करते हैं। मैं उसको लेके भी बड़ा पॉजिटिव हूँ। उसके अलावा इंडिगो की वेंचर कैपिटल आर्म को भी सेबी से अप्रूवल मिल गया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये फंड करने लग जाएंगे नई एयरलाइन स्टार्टअप्स को। तो उसको लेकर भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। डिमांड एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज स्टिल लुकिंग वेरी बुलिश। उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो के लिए होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगले 1-2 साल में जो एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग का इशू है वो रिजोल्व हो जाएगा। और जब वो रिजोल्व हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू को और इनके मार्जिन्स को दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि Q3, Q4 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स इंडिगो के लिए बेटर होने वाले हैं। इसीलिए मैं स्टॉक में बना हुआ हूँ। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि मार्केट एनवायरनमेंट इस तरीके का बना हुआ है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो इतने ज्यादा करेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड माई पोर्टफोलियो इज वेरी मच स्मॉल कैप एंड मिड कैप हैवी। मैं चाहता हूं कि इंडिगो जैसे क्वालिटी प्लेयर्स जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनी रहे। इसलिए मेरे पोर्टफोलियो स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिगो वर्क्स रियली वेल। इसीलिए भी मैं इंडिगो को बेच नहीं रहा हूं आज के दिन में। तो यार ये सारे रीजंस हैं कि मैं इंडिगो के पुअर रिजल्ट्स के होने के बावजूद भी मैं इसमें बना हुआ हूं। अब बात कर लेते हैं सुदर्शन केमिकल के बारे में। सुदर्शन केमिकल की जो कॉन कॉल थी, इट वाज अबाउट ह्यूबेक एक्विजिशन। यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने Q2 रिजल्ट्स डिस्कस नहीं किए, बस ह्यूबेक का एक्विजिशन डिस्कस किया है। और उन्होंने डिस्कस किया है इन्वेस्टर्स के साथ कि उनका गेम प्लान क्या है, फ्यूचर का प्लान क्या है, कि कैसे उस कंपनी को एक्वायर करने के बाद ये उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। मैं एक बार एक्विजिशन की समरी दे दूँ। सुदर्शन ने ह्यूबेक, जो उनसे 3 गुना बड़ा प्लेयर है पिगमेंट इंडस्ट्री में, उसको 1180 करोड़ में खरीद लिया है बिना डेट के। अब पिछले कुछ सालों से ह्यूबेक लगातार नुकसान पे नुकसान खा रहा था। क्यों नुकसान खा रहा था? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जब से लड़ाई हुई है तो डिमांड एनवायरनमेंट जो वर्ल्ड का है पिगमेंट इंडस्ट्री का, एक तो वो खराब हो गया है। उसके अलावा यूरोप में पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इन्होंने थोड़े दिन पहले एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया था, तो जो उनको डेट सर्विस करना था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ह्यूबेक मेरे ख्याल से 200 साल पुरानी कंपनी है जिसको सुदर्शन ने बहुत रीजनेबल प्राइसेस में खरीद लिया है। इसके अंदर इंडिया की भी 2 एंटिटीज हैं, ह्यूबेक कलरेंट इंडिया लिमिटेड और ह्यूबेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, जो अब सुदर्शन के अंडर आ जाएंगे। अब सुदर्शन की मैनेजमेंट से पूछा गया कि जिस कंपनी को इतने साल तक कोई प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाया उसे आप कैसे प्रॉफिटेबली रन करेंगे? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। सुदर्शन मैनेजमेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो ह्यूबेक को टर्न अराउंड कर देंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। कैसे टर्न अराउंड कर देंगे? सबसे पहले तो उनका प्लान है कि जितने भी बल्क केमिकल्स हैं या कमोडिटी केमिकल्स हैं या इंटरमीडिएट केमिकल्स हैं जिनमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा यूज होती है, उस सारे धंधे को ये इंडिया ले आएंगे। वो उसको यूरोप में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे।
यूरोप में ये क्या मैन्युफैक्चर करेंगे आप? यूरोप में मैन्युफैक्चर करेंगे जो हाई एंडेड स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, सिर्फ उनको, जहां पर मार्जिन्स हाई होते हैं, तो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, अप्रूवल पीरियड बहुत लंबा होता है, उनको वो यूरोप में ही रखेंगे। इससे उनको उम्मीद है कि अगले 1 या 2 साल के अंदर जो जर्मन प्लांट्स है, जर्मन प्लांट्स खासकर बहुत ज्यादा नुकसान में थे, वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि जो ह्यूबेक का SG&A पे जो खर्चा हो रहा था, यानी सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जैसे रेंट हो गया, एम्प्लॉयज की कॉस्ट हो गई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब है जो एक्सपेंसेस हैं, इन सब एक्सपेंसेस को, जो बैक हैंड एक्सपेंसेस हैं, उनको सुदर्शन बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर सकती है। यानी ह्यूबेक इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता था, लेकिन क्योंकि सुदर्शन के पास एक्सपीरियंस है बहुत प्रूडेंटली अपनी कैपिटल को यूज करने का, दे कैन जुडिशियली यूज देयर रिसोर्सेज इन फार बेटर वे देन ह्यूबेक वाज डूइंग। सो मैनेजमेंट के हिसाब से ये एक लो हैंगिंग फ्रूट होने वाला है और यहां से अगले 1 साल में ही हमको डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। उसके बाद सुदर्शन की मैनेजमेंट ने कहा कि कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी धंधे में। जो सुदर्शन वो रन कर रहे हैं पिछले 20 साल से, पिछले 30 साल से, वो बहुत प्रूडेंटली रन कर रहे हैं, वो खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करते, कंपनी को बहुत ज्यादा लीन रखते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से जब ह्यूबेक का ग्रुप भी इंटीग्रेट होगा तो उसे भी वो बहुत लीन तरीके से रन करने की कोशिश करेंगे, यानी वर्किंग कैपिटल और कैश मैनेजमेंट बहुत प्रूडेंटली की जाएगी। अब खर्चे बहुत ज्यादा सोच समझ कर किए जाएंगे। कंपनी को लीन करना है और एफिशिएंटली रन करना है, ये एक कल्चरल थिंग है जो सुदर्शन को आती है। सुदर्शन इस धंधे में पिछले 30 साल से है और उनको पता है कि पिगमेंट बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, तो वो कुछ ऐसी नई चीज ट्राई नहीं करेंगे। ये चीज ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके इंडियन बिजनेस के अंदर। उसके बाद जो भी नए कैपेक्स होने थे इनके फ्यूचर में, उनको इन्होंने शेल्व कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा नई कैपेसिटी इस एक्विजिशन से ऑलरेडी सुदर्शन के पास आ गई है। सुदर्शन की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और उन्होंने कहा कि जो पिगमेंट का बिजनेस है ना, उसको हम अंदर से बाहर तक सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं, तो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जब ह्यूबेक को हम अपने अंदर इंटीग्रेट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब सुदर्शन को और ह्यूबेक को वो एक एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इट विल नॉट रन एज अ सेपरेट एंटिटी विद सेपरेट मैनेजमेंट। एक सिंगल मैनेजमेंट होगी जो पूरे ग्रुप को एक साथ एफिशिएंटली और प्रूडेंटली रन करे। ह्यूबेक से कंपनी को टेक्नोलॉजी मिलेगी, पेटेंट्स मिलेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का फायदा होगा, मार्केटिंग और सेल्स मिलेगी। इन सब का बेनिफिट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुदर्शन है वो यूरोप में कमाएगी। इसके अलावा जो ह्यूबेक के प्रोडक्ट्स होते थे और सुदर्शन के प्रोडक्ट्स होते थे, अकॉर्डिंग टू कंपनी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। जो सुदर्शन है दैट हैज एन एक्सपर्टीज इन प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक्स, लेकिन ह्यूबेक की एक्सपर्टीज है कोटिंग और डिजिटल इंक में। सो देयर पोर्टफोलियो विल एक्सपेंड ह्यूजली और इसी वजह से वो बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स को भी कैटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो में बताया था कि जिस कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा SKUs होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंपनी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है इस मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद ये भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि ह्यूबेक के पास ऑलरेडी क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स के पेटेंट्स अवेलेबल थे या टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जिनको सुदर्शन अभी चाइना से इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने में सुदर्शन को, जो एग्जिस्टिंग सुदर्शन के प्लांट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, जिससे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं फ्यूचर के अंदर। कंपनी ने यह भी बताया कि प्रोक्योरमेंट अब पूरी कंपनी की एक साथ होगी, यानी बल्क में प्रोक्योरमेंट होगी। और अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर प्रोक्योर करता है तो उसमें भी इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने की उम्मीद है। पिछले कुछ साल में ना ह्यूबेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी चल रही थी, कंपनी घाटे में चल रही थी, तो जो ऑलरेडी क्लाइंट्स को ये सर्व कर रहे थे और न्यू क्लाइंट्स को ऐड नहीं किया जा रहा था। तो सुदर्शन की मैनेजमेंट मानती है कि अगले कुछ सालों में ह्यूबेक विल बी अगेन अप एंड रनिंग और क्लाइंट एक्विजिशन की स्पीड एकदम बहुत रैपिडली बढ़ेगी, जिससे पूरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक्विजिशन के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि Q4 25 में एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। जो इंडियन सब्सिडरी है ह्यूबेक की, उसका 26% स्टेक सुदर्शन को खरीदना पड़ेगा, विच इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं खर्चा कितना होगा। तो मैनेजमेंट ने बताया कि 1180 करोड़ में तो हमने कंपनी खरीदी है, उसके बाद हमको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, विच इज अराउंड 950 करोड़। उसके अलावा 350 करोड़ के आसपास कंपनी इंडियन लिस्टेड सब्सिडरी को खरीदेगी, 26% स्टेक खरीदेगी, तो 350 करोड़ का ये खर्चा हो गया। एक्सेस में 500 करोड़ के आसपास और खर्चा हो जाएगा, मेंटेनेंस कैपेक्स हो जाएगा,
और इसके अलावा दोनों कंपनियों को जो सिनर्जेटिक करने में खर्चा होगा वो खर्चा हो जाएगा। इन सब खर्चे को मिला मिलू के मुझे ऐसा लगता है कि 3000 करोड़ के आसपास का खर्चा सुदर्शन को अगले 2 या 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अब इतने बड़े कैपेक्स को फंड कैसे करेंगे? डेट टू इक्विटी 3000 करोड़ के कैपेक्स के बाद लगभग 3x के आसपास पहुंच जाएगा। तो कंपनी ने बताया कि दे विल फंड दिस कैपेक्स थ्रू डेट एज वेल एज इक्विटी, यानी हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में QIP सुदर्शन कर ले। अब QIP जब भी होता है तो आपका और मेरा जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो जाता है, इवन प्रमोटर्स का भी स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमें उसके ऊपर नजर बनानी होगी कि डेट को और इक्विटी को कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में देखती है और कैसे अपना डेट सर्विस करती है, क्योंकि डेट की वजह से ही तो यूबैक में समस्याएं आई थी। हम एज ए इन्वेस्टर नहीं चाहेंगे कि यूबैक के अंदर जो समस्याएं आई थी वही समस्याएं सुदर्शन के अंदर आए। अब थोड़ी सी वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लें। देखिए, बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कंपनी ने नंबर्स नहीं दिए, ये सिर्फ अंदाजा है। हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में मैं बेटर वैल्यूएशन के साथ आऊं, लेकिन अभी सिर्फ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्विजिशन को सुदर्शन पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा, या हम एज ए इन्वेस्टर किस तरीके की हमको रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखनी चाहिए, ईबिटा ग्रोथ देखनी चाहिए अगले कुछ सालों के अंदर। तो 2-3 साल के बाद की बात करते हैं। ह्यूबैक अगर रिवाइव होती है तो वो आई थिंक 8000 करोड़ के आसपास का, 8000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लेंगे, क्योंकि FY23 में भी उनका रेवेन्यू लगभग इसके आसपास था। सुदर्शन की सेल्स अगले 2-3 साल में 3500 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि 11,000 से 12,000 करोड़ की सेल पूरी एंटिटी की हो जानी चाहिए अगले 2-3 साल के अंदर अंदर। अब मैनेजमेंट से कैंडिडली पूछा गया, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनसे पूछा गया कि कितने मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3-4 साल के बाद, तो उन्होंने कहा कि 10-11% के आसपास तो ईबिटा मार्जिन हो जाने चाहिए। अगर उनका एस्टिमेट लेते हैं तो हमें जो ईबिटा मिलेगा अगले 3-4 साल के बाद वो लगभग 1100 करोड़ के आसपास मिलेगा। आज के दिन कंपनी का ईबिटा 350 करोड़ के आसपास है। कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 7400 करोड़ के आसपास है आज के दिन में, यानी जो EV टू ईबिटा पे है वो स्टॉक आज के दिन में लगभग 2021 के आसपास हमें मिल रहा है, जो चीप नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, अब फ्यूचर में हमको 3 साल के बाद हमें कितने पे मिलेगी वो देखते हैं। कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू आज के दिन में 7500 करोड़ के आसपास है, और अगर 3000 करोड़ का इन्होंने डेट ले लिया तो कितनी हो जाएगी? लगभग 10,400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और वहां से अगर ईबिटा 1100 करोड़ के आसपास आता है तो हमारी EV टू ईबिटा फॉरवर्ड के ऊपर लगभग 10x के या 11x के आसपास हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सुदर्शन सक्सेसफुली ह्यूबैक को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, डेट की सिचुएशन को कंसीडर कर लेता है, डेट अच्छी तरह रीपे कर देता है, यानी प्रॉफिटेबल कर लेता है, जो उनका जर्मन प्लांट है उसको भी अगर प्रॉफिटेबल कर लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ईबिटा लगभग 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा अगले 3-4 साल के अंदर अंदर, विच गिव्स अस सम काइंड ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि 10 का EV टू ईबिटा बहुत ज्यादा नहीं है इस कंपनी के लिए। सब कुछ डिपेंड करता है कि एक्विजिशन कैसा हो रहा है। मैंने जब सबसे पहले सुदर्शन को खरीदा था तो क्यों खरीदा था? उसका रीजन था कि मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंड हो रहा है, और उसके बाद साइकिल भी शायद हमारे फेवर में अगले 3-4 साल के अंदर हो जाएगी। लेकिन आज के दिन मैं सुदर्शन में क्यों बना हुआ हूं? मैं उन रीजन्स की वजह से नहीं बना हुआ जिन रीजन्स की वजह से मैंने इसको खरीदा था। वो सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। अब सारा दारोमदार है ह्यूबैक के इंटीग्रेशन के ऊपर। हमको हर क्वार्टर में ह्यूबैक के इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और देखना होगा कि कंपनी कहीं समस्याओं में तो नहीं गिर रही है, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर जो कंपनी गाइडेंस दे रही है उसको अचीव कर पा रही है नहीं कर पा रही है। हमको ये बात भी ध्यान देनी होगी कि आज के दिन में डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पिगमेंट प्लेयर्स के लिए। पिछले 3-4 साल से जितने भी पिगमेंट प्लेयर्स थे वो सभी नुकसान खा रहे हैं लगातार। हाउएवर, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल के अंदर ये डिमांड का जो एनवायरनमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा इन फेवर ऑफ सुदर्शन एंड अदर पिगमेंट प्लेयर्स। अगर ऐसा होता है और उस टाइम तक ह्यूबैक की इंटीग्रेशन सुदर्शन के अंदर बहुत अच्छी तरह हो जाती है, बहुत सीमलेसली हो जाती है, जैसी मैनेजमेंट आज गाइड कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन के केस में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। एक तरफ तो ईबिटा एक्सपेंड करेगा और दूसरी तरफ डिमांड एक्सपेंड करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो शेयर होल्डर्स, आप जैसे और मेरे जैसे शेयर होल्डर को का पैसा बनता है। तो आज के दिन में मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ये है, फोकस ऑन डिमांड एनवायरनमेंट एंड एक्विजिशन, दैट्स इट।
अगर ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगले 3-4 साल में सुदर्शन बहुत बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है आपको और मेरे को। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्लोज्ड एंड कीप फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। तो ये थे सुदर्शन के रिजल्ट्स और इंडिगो के रिजल्ट्स। आप एक बार इन दोनों कंपनीज की कॉन कॉल्स के थ्रू जरूर जाइए, प्रेजेंटेशन को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप खुद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको कॉन कॉल से घबराना नहीं है, आपको उनको पढ़ना है, वहां पर मेहनत करनी है और मोस्टली इनसाइट आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं डिफरेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आऊँ या फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे। लेट्स सी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।